श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको लगभग 450 वर्ष पुरानी मध्य भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये जो कथा है रानी रूपमती और मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी है, जिसका एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। श्रोताओं, मालवा बहुत ही एक पुराना और समृद्धशाली राज्य था और 10वीं शताब्दी से लेके और 14वीं शताब्दी के पूर्व तक यानी 1305 तक ये परमार डायनेस्टी के अंतर्गत था, उनके अधीन था, जिसको प्रतिहार वंश भी बोलते हैं। और आपने राजा भोज का नाम सुना होगा, जो परमार डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रसिद्ध और ठाट बाट वाले राजा हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को बनवाया। तो राजा भोज जो थे वो परमार डायनेस्टी के ही एक राजा थे और इन्हीं परमार डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था मालवा का, उसका नाम था महलाका देवा। और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और ये जो है मालवा, जिसकी राजधानी उस समय मांडू थी या मांडवगढ़ भी बोलते हैं, ये खिलजी सुल्तान ये अंतर्गत आ गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सुजात खान नाम के एक अफगान को यहाँ का सुल्तान बनाया, यानी उसने ये दिल्ली के अधीन एक अपना गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किया। बाद में सुजात खान की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था, बयाजिद खान नाम था, जो इतिहास में बाज बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने अपने को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। वो दिल्ली सुल्तानेट के अधीन नहीं रहा और वो यहाँ का अंतिम जो है स्वतंत्र सुल्तान रहा। ये जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी है, जो मध्य प्रदेश के इस मालवा और निमाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। और मांडू जो है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ पर साल में लाखों टूरिस्ट आते हैं। बाज बहादुर जो थे मांडू के सुल्तान, ये जो मांडू है ये इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है और वर्तमान में जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत है, करीब वहाँ से 35 किलोमीटर दूर। तो ये बाज बहादुर जो थे संगीत और गायन के बहुत बड़े शौकीन थे, खुद भी बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, सितार वगैरह बजाना जानते थे, शास्त्रीय संगीत के गायक भी थे। और एक दिन ये अपनी फौज के साथ, अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए, तो वहाँ इनको एक किसी महिला की बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई दी। वो शास्त्रीय संगीत में कोई गीत गा रही थी। इन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया अपने सैनिकों को रोककर और देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या जो है वो गा रही थी। ये उससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ये संगीत के और गायन के जानकार थे। ये जो लड़की थी, ये युवती थी, इसका नाम था रानी रूपमती। रूपमती नाम था इसका। और ये पास में ही एक धर्मपुरी नाम का छोटी सी जगह है, वहाँ के किसी राजपूत जो प्रधान है धान सिंह, उनकी सुपुत्री थी। साधारण परिवार से थी।
बाज बहादुर को इनका सौंदर्य और गायन इतना लुभाया, इतने वो प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको कहा कि आप हमारे महल में चलिए, और वहाँ गायन के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि वहाँ आप संगीत और गायन के लिए हम आपको अपने महल में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शादी वगैरह की कोई बात नहीं की उन्होंने, और हम आपको बहुत सम्मान से वहाँ रखेंगे। आप रोज़ाना हमारे साथ बैठ के जो संगीत की महफिलें हैं उसमें अपना गीत गाइए, संगीत बजाइए। रानी रूपमती ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं जो नर्मदा नदी है, माता नर्मदा नदी है, मैं उसकी बहुत बड़ी उपासक हूँ, और बिना उनके दर्शन किए हुए मैं भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। तो आपके मांडू से मुझे जो है माता नर्मदा के कैसे दर्शन होंगे, और बिना दर्शन के तो मैं कुछ खाना या पीना मेरा बिल्कुल वर्जित है। तो उसने बाज बहादुर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप रोज़ाना जो है अपने खाने से पहले नर्मदा नदी के दर्शन कर सकें। वो इनके अपने साथ महल में ले आए, और ऐसा कहा जाता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो वहाँ पहले से ही राजा भोज की एक बहुत बड़ी इमारत थी, नीचे घुड़साल थी, उसके ऊपर सैनिकों की छावनी के रहने के लिए कमरे थे, और उसके भी ऊपर लगभग 363 मीटर की ऊंचाई पर 2 मेहराब बनवाई, 2 बुर्ज बनवाए, जहाँ से ये करीब 30-35 किलोमीटर दूर जो नर्मदा नदी बहती थी उसके दर्शन कर सके। इतना ही नहीं किया, उन्होंने एक रेवा कुंड भी बनवाया। श्रोताओं, नर्मदा का दूसरा नाम रेवा भी है, और कहते हैं कि इसका जो पानी था वो अंदर ही अंदर एक सुरंग के जरिए सीधे नर्मदा नदी से आता था, ताकि इस रेवा कुंड में रानी रूपमती स्नान कर सकें। इसलिए उन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध रेवा कुंड बनाया। श्रोताओं, ये जो मांडू है ये बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान है। लगभग 40-45 यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं। प्राचीन जो इमारतें हैं लगभग 40-45 हैं, जिनको राजा भोज से लेके बहुत सारे खिलजी वंश के राजाओं ने बनाया। इनमें जो है बाज बहादुर का महल भी है, जिसको नसरुद्दीन खिलजी ने बनवाया। और ये जो मैंने बताया कि रूपमती पैवेलियन है, मंडप है, इसके ऊपर जो बुजुर्ग जो 2 टॉम्स हैं यानी बुर्ज हैं वो बाज बहादुर ने बनवाए। बाकी ये जो नीचे की 2 मंजिलें इमारतें हैं ये राजा भोज ने बनवाई थी। बहुत सारी जामी मस्जिद, बहुत सारे जल महल, और बहुत सारी ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव का मंदिर, बहुत सारी ये सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको देखने दर्शक आते हैं। तो ये रानी रूपमती मांडू चली गई, और वहाँ पर रोज़ाना जो है शाम को संगीत की महफिलें लगती थी। दोनों जने अपना वाद्य यंत्रों के साथ गायन करते थे शास्त्रीय संगीत का, और बहुत सारे जो दरबारी थे और लोग थे वो सब इसको सुनते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कुछ षड्यंत्र किया, और उस समय दिल्ली का जो आगरा का जो सुल्तान था, मुगल सम्राट, वो अकबर था। और अकबर के कानों तक रानी रूपमती के सौंदर्य और गायन की जो प्रसिद्धि है वो वहाँ तक पहुँच गई। इनके बारे में बताया गया कि रानी रूपमती जो है असीम सौंदर्यवान है और शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी गायिका है।
अकबर ने तुरंत अपने सौतेले भाई आदम खां को और एक और कमांडर थे पीर मोहम्मद को एक बहुत बड़ी फौज लेके मांडू की तरफ भेजा कि आप जाओ और मांडू पर कब्जा करो। श्रोताओं, इस आक्रमण का जो उद्देश्य था, इतिहासकारों का ये मानना है कि इसके पीछे रानी रूपमती का असीम सौंदर्य था। वो रानी रूपमती को अपने दरबार में गायिका बनाना चाहता था। ये जो आदम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में अकबर की सेना जो थी, ये बहुत शक्तिशाली थी। बाज बहादुर की सेना बहुत छोटी थी। हालांकि बाज बहादुर ने बड़ी वीरता से अकबर की सेना का मुकाबला किया, लेकिन वो उसकी सेना हार गई और बाज बहादुर जो है लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग गए। ये असीरगढ़ है बुरहानपुर में, असीरगढ़ का फोर्ट है बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में ही। वहाँ के जो राजा थे उसकी शरण में चले गए। इधर रानी रूपमती को लगा कि बाज बहादुर की मृत्यु हो गई है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि रानी रूपमती ऊंचे वाले जो बुर्ज थे वहाँ से वो लड़ाई देखती थी। अबुल फजल ने अकबरनामे में एक बहुत सुंदर पेंटिंग दिखाई है और उस पेंटिंग में जो है ये रानी रूपमती अपने ऊंचे वाले मंडप से, जिसको रूपमती पैवेलियन कहा जाता है, वहाँ पर एक बुर्ज के नीचे खड़ी हुई इस युद्ध का दृश्य देख रही है अपनी आंखों से। तो रानी रूपमती को लगा कि बाज बहादुर की मृत्यु हो गई है। इससे पहले कि आदम खां की फौज महल के अंदर घुसती और रानी रूपमती को पकड़ती, कहा जाता है कि रानी रूपमती के हाथ में उंगलियों में जो हीरे की अंगूठी थी, उस अंगूठी को, हीरे को खा के अब इन्होंने आत्महत्या कर ली और अकबर या आदम खां को रानी रूपमती जीवित नहीं मिली। बाद में ये जो बाज बहादुर थे, इन्होंने बुरहानपुर के मीर और बिरार के सुल्तान तुफैल खां के साथ मिलकर, तीनों ने मिलके पीर मोहम्मद की फ़ौज को पराजित किया। जो अकबर का दूसरा कमांडर था उसको मार दिया। फिर कुछ समय तक, बहुत कम समय तक बाज बहादुर का मांडू पर अधिकार हुआ, लेकिन अकबर ने अपने एक और कमांडर अब्दुल्ला खां को, जो एक उज़्बेक था, बहुत बड़ा लड़ाकू था, उसको एक बहुत बड़ी फ़ौज लेके भेजा और मांडू के किले पर कब्जा कर लिया और इनको बंदी बना लिया। बाद में अकबर ने इनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, इतिहास में इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है। श्रोताओं, आज भी लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, मांडू के बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं, वो कहते हैं कि रानी रूपमती की जो आत्मा है, रूह है, वो इस किले में भटकती रहती है और चांदनी रात में कभी कभी रानी रूपमती के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ के पत्थर पत्थर में हर जगह रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा, अमर प्रेम कथा अंकित है। बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रानी रूपमती थी, ये गुर्जर संप्रदाय से थी, गुर्जर जाति से थी। कुछ लोग कहते हैं ये गुजरात की एक ब्राह्मण कन्या थी। और यहाँ तक भी वहाँ पर किंवदंतियाँ हैं। मैं किंवदंती भी बताना चाहता हूँ कि रानी रूपमती ने जहर नहीं खाया
ये अपने कुछ सैनिकों के, विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से एक सुरंग के रास्ते से वहाँ से निकल गई और बाद में एक साध्वी के रूप में नर्मदा के किनारे रहने लगी। तो इस तरह की भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। वो केवल इसीलिए है कि ये उस क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानियाँ हैं। श्रोताओं, ये एक बहुत अच्छी कवियत्री भी थी, एक बहुत बड़े फारसी के लेखक हुए हैं। उन्होंने इनकी उमरी अमीर उनका नाम था उमरी, तो अहमद उल उमरी नाम के जो एक फ़ारसी के लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखी है इनके ऊपर फ़ारसी में, और उसमें इनकी 26 कविताएं हैं, और जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया है एलम क्रम्प ने। बहुत मशहूर किताब है दी लोटस लेडी क्वीन रूपमती, ए स्ट्रेंज टेल ऑफ फेथफुलनेस। तो ये किताब है, ऑक्सफोर्ड से पब्लिश हुई है। कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छी कवित्री भी थी, गायिका भी थी, और संगीत की गायकी में इनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस प्रेम कथा का बड़ा दुखद अंत हुआ। श्रोताओं, यदि ये प्रेम कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल मनोरमा कथामाला को आप लाइक कीजिए, और बहुत सारी जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए। आप सभी का धन्यवाद।